किसकी है गंगा यमुना? गांधी जी का संपूर्ण जीवन प्रेरणा का स्रोत है। आज के इस प्रसंग से भी हमें उनके सादा जीवन उच्च विचार के दर्शन का पता चलता है। बात इलाहाबाद की है। उन दिनों वहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। सुबह का समय था। गांधी जी नेहरू जी एवं अन्य स्वयं सेवकों के साथ बातें करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वो खत्म हो गया और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। इस बात से गांधी जी थोड़ा खिन्न हो गए। गांधी जी के चेहरे के भाव बदलते देख नेहरू जी ने पूछा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। बाकी स्वयंसेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। गांधी जी बोले, मैंने जितना पानी लिया था वो खत्म हो गया और मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। ये पानी की बर्बादी ही तो है। नेहरू जी मुस्कुराए और बोले, बापू आप इलाहाबाद में हैं। यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा यमुना बहती हैं। कोई मरुस्थल थोड़े ही है कि पानी की कमी हो। आप थोड़ा पानी अधिक भी प्रयोग कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? गांधी जी ने तब कहा, किसकी है गंगा यमुना? ये सिर्फ मेरे लिए ही तो नहीं बहती, उनके जल पर तो सभी का समान अधिकार है। हर किसी को ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। कोई चीज कितनी ही प्रचुरता में मौजूद हो पर हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। और दूसरा, यदि हम किसी चीज की अधिक उपलब्धता के नाते उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी आदत बिगड़ जाती है और हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। नेहरू जी और बाकी लोग भी गांधी जी की बात समझ चुके थे। इसे मित्रों, गांधी जी की सोच कितनी प्रबल थी आज और भी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आज मनुष्य प्रकृति से हुए खिलवाड़ का खामियाजा भुगत रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करें और एक बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान दें। गुरु का स्थान एक राजा था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करता थे परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं। आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। मित्रों,
इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते नाते, पद या धन वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों न हो, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हेय भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताओं एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा।